अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास का जवाब। प्रिंस और स्वीटी जैसे ही एक बड़े 5 स्टार होटल में प्रवेश करते हैं, सामने टेबल पर बैठी हुई बुजुर्ग दंपत्ति को देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। स्वीटी दंदनाती हुई उनके पास गई और गला फाड़ते हुए बोलने लगी, देखा, तुम्हारे माता पिता कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं और इधर होटल में खाना खाकर पैसे उड़ाने आए हैं। वाह हरी, बुढ़ापे में होटल में खाने का शौक चढ़ा है। कर्जा कौन उतारेगा, तेरा बाप? टेंशन नहीं इन लोगों को कि पैसे बचाएं और कर्ज उतारें, होटल में खाना खाने आए हैं। बहुत देर से बहू की बातों को सुनते हुए कल्याणी जी ने ऐसा कड़क जवाब दिया कि उनकी बहू स्वीटी की बोलती बंद हो गई। दरअसल रमेश जी और उनकी पत्नी कल्याणी जी एक छोटे से गांव में रहा करते थे और रमेश जी सीधे साधे इंसान थे कि अपनी खेती से मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। उनका एक बेटा और 3 बेटी थी। बचपन से ही उनका बेटा उनकी आंखों का तारा था। वह अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। समय के साथ साथ उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी सारी बेटियों के हाथ पीले कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई थी और वे अपने बेटे के भविष्य पर जितना ध्यान देते थे उतना अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने तो शुरू से ही बस एक बात सोच रखी थी कि बस बेटियां 18 साल की हो जाएं तो उनके हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो और इसलिए उन्होंने शुरू से ही बेटियों की पढ़ाई पर भी कोई खास गौर नहीं किया। उनकी बेटियां वहीं गांव में घर और खेतों का काम संभाला करती और उसके बाद समय निकाल कर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी। उनकी जिंदगी लगभग रुकी हुई थी। सभी बहनों में छोटी बहन फिर भी थोड़ी होशियार थी और पढ़ना भी चाहती थी, पर जब उनकी बड़ी बेटी 19 बरस की हुई तो उसके साथ ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी रानी की भी शादी करवा दी, जबकि वह अभी 18 की पूरी भी नहीं हुई थी। उसने तो बहुत मना किया और कहा भी कि मेरी शादी जबरदस्ती मत करवाओ, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, कानूनी तौर पर इतनी छोटी लड़की की शादी करवाना ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग मेरी शादी मत करवाओ। लेकिन बेटियां कहाँ माँ बाप के आगे जीत पाती हैं। जब माँ बाप ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे कहा तो वह भी मान ही गई। आखिर माँ बाप की इज्जत जो रखनी थी और बेचारी शादी के लिए उसने भी हामी भर दी। सभी बेटियों की तो शादी हो चुकी थी। अब वे लोग अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर जितना हो पाता उतना खर्च करते, यहाँ तक कि 12वीं के बाद उसे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने शहर भी भेज दिया, जबकि उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। खूब मेहनत की, दिन रात काम किया और बेटे को आशीर्वाद देकर शहर में पढ़ने के लिए आखिरकार भेज ही दिया। अब समय भला किसी के लिए कहाँ रुकता है। समय के साथ साथ छोटी बहन की जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही थी। वह अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति अच्छी सोच वाला इंसान था। उसने अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा कि यदि तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और इधर छोटी बहन ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। वह डेली स्कूल नहीं जा पाती, लेकिन घर में कुछ किताबें और आसपास की टीचर की मदद से पढ़ लिया करती। उसका पति उसे परीक्षा दिलाने तो ले ही जाया करता और इधर रमेश जी का बेटा, जो कि बड़ा ही नालायक और कामचोर किस्म का था, उसे पढ़ाई लिखाई से एकदम मतलब ही नहीं था। लेकिन माँ बाप ने तो ठान लिया था कि बेटियों का तो हो गया जो होना था, बाकी उनका उद्देश्य तो अपने बेटे को आगे बढ़ाना था। वह हमेशा ही अपनी बेटियों को अपने बेटे से कम आंकते थे।
और फिर उनके बेटे ने उनके साथ जो किया उसकी उम्मीद भी उन्होंने कभी नहीं की थी। इधर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए वह दुनिया भर का कर्ज लिए जा रहे थे, बस यह सोच कर कि एक दिन जब इसकी नौकरी लग जाएगी और बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम सारे पैसे लौटा ही देंगे। इसलिए हम अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए जो बन पड़े हमें वह करना चाहिए। बस यही सोचकर दोनों बूढ़े माँ बाप बेटे के लिए, उसके भविष्य के लिए अपने ऊपर दुनिया भर का कर्ज करते रहे। कर्ज के पैसे ज़्यादा बढ़ जाने के कारण बेचारे रमेश जी और कल्याणी जी दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन फिर एक दूसरे को ही समझा देते कि बेटा अपनी पढ़ाई करके नौकरी ढूंढ लेगा और फिर हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोनों अपने बेटों के आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। देखते ही देखते वह समय भी नज़दीक आ गया जब उनका बेटा अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका था। उनकी बेटी रानी भी पढ़ाई पूरी करके बहुत अच्छी नौकरी करने लगी थी। अब वह भी घर के खर्चों में हाथ बढ़ाने लगी थी। इधर उसका भाई जो कि पढ़ाई पूरा होने के बाद भी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा था, क्योंकि उसने शुरू से कभी पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाया। शुरू से ही उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह चीज़ उसे मिल जाती आसानी से, जिसके कारण आज वह इतना लापरवाह हो गया था कि आज वह कुछ नहीं करना चाहता था। वह तो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होकर रह गया था, लेकिन अब जीवन भर उसके माँ बाप तो उसका खर्चा नहीं चला सकते थे ना, इसलिए उसे खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना था ना। और फिर अब उसकी शादी भी उम्र हो चुकी थी, तो उसके माँ बाप यही चाहते थे कि वह जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि वह कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कि उनका बेटा कितना नालायक निकल सकता है। कॉलेज से निकलने के बाद उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि बेटा किसी ढंग की जगह कोई नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि घर में दो पैसे आते रहेंगे और तुझे रोजगार भी मिलेगा। और फिर हमने तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लोगों से दुनिया भर का कर्जा लिया है। अब अगर तू ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा तो काम कैसे चलेगा? बेटा हमारे पास तेरे अलावा तो कोई धन संपत्ति भी नहीं है। हमने किसी और चीज़ पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ तेरे भविष्य को संवारने पर ध्यान दिया है। तेरी पढ़ाई लिखाई के आगे कभी बेटियों को भी नहीं पढ़ाया हमने। अब तो तू बस जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ ले, फिर हम भी कुछ सोचते हैं, क्योंकि कर्ज निपटाने के बाद तेरी शादी करने के बारे में भी तो सोचना है ना। तब वह अपने माँ बाप की हर बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाता रहा। कुछ दिनों में उसकी नौकरी भी लग गई। शहर में नौकरी करने लगा और उसकी नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जल्द से जल्द वह कर्ज उतार दें और अपने बेटे की शादी करवाएं। इधर उनके बेटे ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। उसने नौकरी करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने लिए। उसके माँ बाप ने तो अब तक उसके लिए जो भी किया उसे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, और ना ही उसे अपने माँ बाप के कर्ज से कोई मतलब था। वह अपने पैसे जोड़ता रहा। माँ बाप ने भी इसीलिए पैसे नहीं मांगे कि शायद वह पैसों को इकट्ठा करके रख रहा है। और उन्होंने अपने बेटे से जब बात की तो वह बोला, हाँ मम्मी पापा, मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोग अपने पैसों से घर का खर्च चलाइए और मैं अपने पैसों को जोड़ कर चलता हूँ, तभी तो हम लोग कर्ज के पैसे जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए उधार लिए थे उन्हें दे पाऊँगा।
बेटे की बात सुनकर दोनों माँ बाप भी बड़े खुश हो गए कि हमारा बेटा कितना समझदार है। हमारे बिना कुछ कहे ही वह सब कुछ समझ गया। और बस अब माँ बाप जैसे भी करके पैसे कमाते और उन पैसों से उनके घर के सभी खर्च चलते, यहाँ तक कि बेटे की बाइक के पेट्रोल का खर्चा भी उसके माँ बाप ही उठा रहे थे। एक दिन प्रिंस ऑफिस से लौटते समय एक लड़की को लेकर अपने माँ बाप के पास पहुंचा। बोला कि पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। अभी हम दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, लेकिन बाकी की रस्मों रिवाज के साथ बाद में शादी करके आपके आशीर्वाद से ही करूँगा। इसलिए मैं इसको यहाँ आज आपसे मिलवाने लाया हूँ। रमेश जी उस लड़की को देखकर एकदम बौखला गए और अपने बेटे से गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मैंने तो तुझसे कुछ और ही मांगा था, तू तो कुछ और ही ले आया। इसका मैं क्या करूं? बता मुझे कि मैं क्या करूं इसका। तुझे शादी की इतनी जल्दी पड़ी है थी कि नौकरी करने गया ही नहीं और इस लड़की को लेकर चला आया। हमने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था, आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही थी। क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था कि एक बार सारा कर्जा उतर जाए उसके बाद हम तेरी शादी ब्याह के बारे में भी सोचेंगे? लेकिन ऐसा लगता है जैसे तू बूढ़ा हो गया था, शादी की तुझे इतनी जल्दी मची थी। गुस्से में रमेश जी कह रहे थे और वे इतना सब कहे जा रहे थे तो उनका बेटा बोला, बस पापा, आप मेरी होने वाली पत्नी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। गांव में रहकर आपकी सोच भी इतनी ही छोटी हो गई है, जब देखो तब पैसा पैसा करते रहते हो। अरे मैंने नौकरी अपने लिए लगाई है या आप लोगों के लिए? अगर कमा कमा कर आप लोगों को देता रहूं तो बहुत अच्छा, और अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया तो मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। सचमुच पापा, दुनिया कितनी स्वार्थी है। जब माँ बाप ही अपने बच्चों के बारे में ना सोचें तो किसी और से क्या ही उम्मीद करनी। इस बात को सुनकर रमेश जी को और गुस्सा आ गया और बोले, क्या कहा तूने? स्वार्थी? अब हम दोनों स्वार्थी हो गए हैं? क्या नहीं किया हमने तेरे लिए जो हमारे बस में नहीं था? वह खुशियाँ भी हमने तो खरीद कर दी, चाहे कैसे भी कहीं से भी हो। तूने जो मांगा हमने तुझे ला कर दिया, और आज जब तू इस लायक हो गया कि खुद कमा कर अपने पैसों पर खड़ा हो गया, अब तुझे हम स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। आज हमें तेरे सहारे की ज़रूरत है, तब तेरे लिए हम स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी हम नहीं बल्कि तू हो गया है, जिसने नौकरी लगते ही केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसे अपने माँ बाप से, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ों से कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस बात से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से। तुझे जो करना है वही करता है तू। जब थोड़ी देर ऐसे ही बहस होती रही तो कल्याणी जी ने अपने पति रमेश जी को समझाया और कहा कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, अब इसे बदला नहीं जा सकता। हमने शादी कर ली तो अब यह लड़की इस घर की बहू हुई। इससे पहले कि पूरे गांव में बात फैले और हमारी बदनामी हो, इससे पहले हम खुद ही इनके फेरे डलवा देते हैं, जिससे कम से कम गांव में बदनामी तो नहीं होगी ना। जैसे तैसे उन्होंने रमेश जी को समझाया और उन्होंने उस लड़की को घर में आने दिया। अभी तक तो रमेश जी इस बात को मानने को ही नहीं तैयार थे कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है, लेकिन अब जब उनकी पत्नी ने समझाया तो उन्होंने पूरे गांव वालों के सामने अपने बेटे और उस लड़की की शादी करा दी, और वह लड़की बहू के रूप में उनके घर आ गई। कुछ दिन तक तो दोनों ठीक रहे, फिर कुछ
दिन बाद उनके बेटे ने अपने पापा से कहा, पिताजी, हम दोनों शहर में ही कमरा लेकर किराए पर रह लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गांव के माहौल और शहर के माहौल में कितना अंतर होता है। यह शुरू से ही शहर में रही है, गांव में एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसे अपने साथ लेकर शहर में ही रहने के लिए चला जाता हूँ। हर महीने यहाँ आकर आपको पैसे दे जाया करूँगा या फिर आपके खाते में पैसे डाल दिया करूँगा। अगले महीने ही मैं इकट्ठे हुए सारे पैसे लेकर यहाँ आ जाऊँगा। तब आप धीरे धीरे अपने कर्जदार का हिसाब कर देना, ठीक है? रमेश जी सब कुछ समझ भी रहे थे कि बेटा अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। अब उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अपने बेटे के चक्कर में उन्होंने इतना कर्जा ले लिया था कि अब यदि वह इस तरीके से खेती करके पूरे जीवन भी यदि कर्जदार को कर्जा देते तब भी वह कर्जा पूरा नहीं हो चुका पाएंगे और उन्हें अपने बेटे अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींचता हुआ नजर भी आ रहा था। तो उसके कारण वह और ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं अब क्या होगा। बेटे को तो अब रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था और इसलिए उसे जाने दिया। अब बेटा और बहू दोनों ही घर से जा चुके थे। रमेश जी अपनी पत्नी कल्याणी जी के साथ घर में अकेले रह गए थे। दोनों एक दूसरे से बातें करके ही अपना मन हल्का कर लिया करते थे। परेशानी तो उन्हें इस बात की थी कि अब आने वाले समय में स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक पैसा तो था नहीं, ऊपर से कर्जा इतना था कि वह चुका भी ना सकें और कर्जदार उन्हें आए दिन धमकियां देते ही रहते थे। प्रतिदिन बेचारे रमेश जी की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। वह दिन रात कर्ज की चिंता में डूबे ही रहते थे और इधर उनका बेटा था कि एक बार घर से निकल गया तो दोबारा अपने माँ बाप की सुध लेना भी उसने जरूरी नहीं समझा। जब माँ बाप ने कई बार उसे फ़ोन किया तब जाकर वह एक दिन आया और अपने पिताजी के हाथ में 15,000 रुपये थमा कर बोला, पापा यह लो पैसे और इन पैसों से अपने कर्जदार का मुंह बंद करवा देना। उन 15,000 रुपयों को देकर रमेश जी का माथा ठनक गया और अब वो अपने बेटे से बोले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इन 15,000 में से किस किस का मुंह बंद करूँगा? तेरी स्कूल की पढ़ाई तक तो मैंने खुद ही जैसे तैसे बोझा ढोया कि तेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैंने हर साल 50,000 का कर्ज उठाया। तेरे हॉस्टल के खर्चे, तेरी महंगी महंगी किताबों का खर्च, सारा पैसा मैंने दूसरों से कर्ज मांग कर तुझे दिया। यहाँ तक कि तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी तेरी बाइक भी मैंने उधारी के पैसों से ही निकलवाई। इस वक्त मुझ पर कम से कम 3 लाख रुपए का कर्जा है और तू कह रहा है कि 15,000 में मैं कर्जदार का मुंह बंद कर दूं। तुझे शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तूने मुझे पिछले 1 साल से यह कहकर शांत रखा था कि पापा मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, फिर आप इकट्ठा करके सारे पैसे कर्जदार को देना। क्या 1 साल में तुझसे यह 15,000 रुपये ही जुड़े हैं? बता कि 1 साल तक तूने क्या किया उन पैसों का जो तेरे पास 15,000 ही बचे हैं। जब रमेश जी गुस्से में चिल्लाने लगे तो उल्टा उनका बेटा उनसे ही तेज आवाज में बोला, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं कुछ भी करूं आपको हर चीज से परेशानी है। जब मैंने शादी की तो आपको उससे परेशानी थी, अब जब मैं आपको कर्ज निपटाने के पैसे दे रहा हूँ तो आपको इससे भी परेशानी है। अरे अभी 15,000 दिए हैं तो धीरे धीरे करके मैं और भी देता ही रहूँगा। चुका देना कर्जा कौन सी आफत आ रही है? इस पर रमेश जी बोले, मैंने जिनसे पैसे लिए हैं ना, वह मेरे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं हैं।
जब तक मैंने उनसे जितना पैसा लिया था न उस पर ब्याज लगाकर वह पैसा इतना बढ़ चुका है कि कम से कम मैं तो उसे नहीं चुका सकता, और पिछले 1 साल में वह और भी ज्यादा बढ़ गया है। 1 साल से अगर तू थोड़े थोड़े पैसे दे रहा होता तो आज न तो वह पैसा इतना बढ़ता और न ही मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। तू तो पढ़ा लिखा है ना, तो हिसाब किताब लगा कर देख ले कि अगर मैं ऐसे हिसाब से पैसे देता रहा तो क्या मैं इस जीवन में इस कर्ज को चुका भी पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने की तो हर साल मेरे पर ब्याज बढ़ जाया करेगी। अब उन दोनों में जरा सी बहस हुई। बेटा गुस्से में उन 15,000 रुपयों को उठाकर भी चला गया और बेचारे रमेश जी वहीं खड़े के खड़े देखते रह गए। कल्याणी जी ने भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, पर वह गुस्से में तमतमाता हुआ निकल गया और मुड़ कर नहीं देखा। और अब तो उसने अपने माँ बाप का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। वह दोनों बेचारे उन्हें फोन करते रहते, लेकिन वह था कि फोन उठाने का नाम ही नहीं लेता। अब तो बेचारे रमेश जी और उनकी पत्नी कल्याणी जी की जिंदगी नर्क समान हो रही थी। इधर कर्जदार ने उनका जीना हराम कर रखा था, उधर उनके बेटे ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। उनके पास जमीन जायदाद के नाम पर थोड़ी सी खेती थी। अब जब अधिक समय न आया तो उन्होंने अपने उस खेत को बेचने के बारे में सोचा, जिससे वे थोड़ा बहुत कर्जा चुका सकें। एक दिन अचानक उनकी छोटी बेटी रानी और दामाद उनके घर आ गए। अब तक उनकी छोटी बेटी पढ़ाई लिखाई करके एक कॉलेज में पढ़ाने जाने लगी थी। अब वह खुद भी पढ़ी लिखी थी और आधुनिक दुनिया का सारा ज्ञान भी था। अचानक आई तो उसने अपने माँ बाप की बातों को सुन लिया, लेकिन रमेश जी और कल्याणी जी ने जैसे ही उसे देखा तो यह दोनों चुप हो गए और अपनी परेशानी को भुलाकर अपने दामाद जी का स्वागत किया। दोनों को अंदर बुलाया, बिठाकर चाय नाश्ता करवाया। अब जब वे दोपहर के समय बैठे थे तब छोटी बेटी ने पूछा, पापा अभी आप क्या बात कर रहे थे? कर्ज के बारे में और जमीन को बेचने के बारे में। क्या सचमुच आप जमीन बेचना चाहते हैं? रमेश जी ऐसा दिखावा करने लगे जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है। रानी भी कहाँ हार मानने वाली थी। जब रमेश जी बाहर काम से गए तो कल्याणी जी की बेटी अपनी माँ से पूछने लगी। तब उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। यह सब सुनकर उनकी बेटी बोली, माँ आपने हर चीज समय से पहले भाई को दी, इस वजह से आज भी उनकी नजरों में आपकी कोई कदर नहीं है। ऐसा नालायक बदतमीज बेटा है आपका, जिसके पीछे आपने इतना सब किया, वह आपको यहाँ अकेले छोड़कर अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। हमें कुछ तो करना होगा, वरना पापा तो इस टेंशन में ही घुट घुट कर बीमार पड़ जाएंगे। अब उन्होंने अपनी बेटी से बात की और जमीन का, जिसे वह पूरा बेचने का सोच रहे थे, उनकी बेटी ने उन्हें समझाया कि जमीन को कैसे बेचना सही रहेगा। बेटी और दामाद ने साथ दिया और उन्होंने अपनी उस जमीन में से एक प्लाट बेच दिया। उसमें से उन्होंने थोड़ा पैसा कर्जदार को दिया और बाकी का पैसा उन्होंने अपनी इनकम को डबल बनाने में लगा दिया। अब उनकी बेटी और दामाद ने अपने ससुर के लिए शहर में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर खुलवा दी और उस दुकान में थोड़े पैसे लगवा दिए। और दुकान अच्छी सी तैयार होने के बाद अब वे दोनों उस दुकान से ही कमाने लगे थे। अब दोनों बुजुर्ग अपने बेटे पर किसी भी तरह से आश्रित नहीं रह गए थे। इधर उन्होंने बाकी के बचे हुए खेत पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, जिससे सालाना कुछ रुपए की मदद हो जाती और 2 जन को खाने के लिए गल्ला कितना ही चाहिए, दोनों का खर्चा आसानी से चलता रहता।
कुछ समय तक तो उनकी दुकान शहर में बहुत ही सामान्य सी चली और कुछ दिनों तक तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दुकान में पैसे लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके सारे पैसे लगभग डूब डूब भी गए, लेकिन वक्त के साथ ईश्वर की कृपा दृष्टि से उनकी दुकान चल पड़ी और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब रमेश जी ने अगले 2-4 से महीने में ही एक और नई दुकान भी तैयार करवा ली। अपना घर बेचकर उन्होंने नई दुकान खोली और उस दुकान में उन्होंने किराने का सामान भर लिया। यह दुकान पिछली दुकान से भी 2 गुनी बड़ी थी और मार्केट में बीचों बीच थी, इसलिए वह दुकान जोरों से चल पड़ी। अब तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे वे लोग। दुकान से ही उनके घर के सारे खर्चे भी चल रहे थे और बाकी के सभी काम भी दुकान से ही हो जाया करते। इधर बेटा और बहू दोनों शहर में ही रह रहे थे। अब दोनों माँ बाप अपने अपने काम में लगे रहे थे। कल्याणी जी ने एक दुकान को संभाला और रमेश जी दूसरी दुकान पर काम संभालते। साथ में मदद करने के लिए उन्होंने 2-3 लड़कों को अपनी अपनी दुकान पर रख लिया। खुद आराम से बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते। अब तो कुछ महीनों में ही उन्होंने अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिया और अपने कर्जदारों का एक एक करके कर्जा चुकाना शुरू कर दिया। लगभग 2 से 3 साल के भीतर ही उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया और बस अब अपनी बेटियों का लेन देन किया करते। समय के साथ साथ आमदनी बढ़ा और उन्होंने शहर में ही अपना घर भी बना लिया। 4 मंजिला घर में एक फ्लोर पर खुद रहते, बाकी 2 फ्लोर किराए पर चढ़ा दिए। समय के साथ उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा। एक दिन दोनों बुजुर्ग दंपति अपने जीवन से सभी दुखों समस्याओं कष्टों के दूर हो जाने पर पूजा कराने मंदिर गए। वापस लौटते समय रमेश जी को बड़ी भूख लगी। अपनी पत्नी कल्याणी से कहा, चलो आज हम बड़े 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। अब तो जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं थी। कल्याणी जी भी हामी भर देती और दोनों होटल में पहुंचते और अपना खाना ऑर्डर कर देती। तभी अचानक से उनकी बहू उनके सामने आती है और बिना कुछ पूछे और बिना अपना कोई कर्तव्य निभाए चिल्लाते हुए कहती है, ये देखो तुम्हारे माता पिता इतने बड़े होटल में बैठकर खा रहे हैं। देखो बुढ़ापे में इन्हें 5 स्टार होटल में खाने का शौक चढ़ा है। एक तरफ तो बोलते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, कर्ज चुकाना है और दूसरी तरफ इतने बड़े होटल में महंगे महंगे डिश बनाकर ऐश करते हैं। अभी कर्ज चुकाने का टेंशन नहीं है इनको, जो इतना फालतू खर्च अपने ऊपर कर रहे हैं। बहुत देर से कल्याणी जी अपनी बहू की बात सुन रही थी। फिर खड़ी होकर कहा, तुम कौन होती हो हमसे इस बात का हिसाब लेने वाली कि हम इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? हमें कर्ज चुकाने की टेंशन है या नहीं? ये कर्ज हमने अपने लिए नहीं लिया था। तुम जिस पति के पैसों पर ऐश कर रही हो ना, उस पति को पैसे कमाने के लायक बनाने के लिए हमने कर्ज लिए थे। अरे हमें क्या पड़ी है कर्ज उतारने की? आखिरकार कर्ज तो तुम्हारे इस स्वार्थी पति के लिए लिया था। कर्ज तो इसे चुकाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमसे शादी करते ही बस शहर जाकर बस गया। अपने माता पिता को अकेले छोड़ दिया उन कर्जदारों के बीच कर्ज चुकाने के लिए। इसे तो अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। और बात रही इस होटल में खाना खाने की, तो ये होटल तेरे बाप का नहीं है जो हम यहाँ नहीं आ सकते और नहीं खा सकते। हटो, हमारे सामने से खाना आया है। पूरी भरी हुई होटल में सबके सामने कल्याणी जी के मुंह से इतनी कड़वी जवाब सुनकर प्रिंस और स्वीटी का मुंह धरा का धरा रह गया। वह चुपचाप होटल से निकल गए
दोस्तों, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, उनसे मदद मांगने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद आगे मदद करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।